एचपीवी एक जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, वो एक तरह का डीएनए वायरस है। मतलब कि और ये एपिथेलोट्रॉपिक वायरस है, मतलब जहाँ भी स्किन और म्यूकोसा रहता है, उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होता है। और हम लोग को इस एचपीवी वैक्सीन के बारे में जानना जानना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर के साथ-साथ जो सर्वाइकल कैंसर है, उसका बहुत ज़्यादा मतलब प्रेवलेंस जो है, वो इंडिया में बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा रेट से फीमेल इस कार्सिनोमा की वजह से मर रही हैं। तो इसलिए हम लोग को एचपीवी वैक्सीन और एचपीवी वायरस के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है एचपीवी वायरस जो है, ये सिर्फ़ फीमेल्स में नहीं, मेल्स में भी इफ़ेक्ट करता है। उनके भी कैंसर कराता है। तो जैसे हम लोग को पता है सर्वाइकल कैंसर कराता है, वजाइनल कैंसर और वल्वल कैंसर, मतलब जो भी जेनिटल ट्रैक्ट है उसका इन्फेक्शन। इसके अलावा ये ओरल कैंसर भी कराता है। मेल्स में ये पेनाइल कैंसर भी कराता है और ये एनल कार्सिनोमा भी कराता है। इसके अलावा जो हम लोग वॉर्ट्स बोलते हैं, जो एक घाव जैसा बीमारी होता है, वो भी एचपीवी के ही इन्फेक्शन से होता है। ये एचपीवी है वायरस। ये जो मेनली सेक्सुअल रूट से ही फैलता है और जैसे मतलब इसका ये एक ऐसा इन्फेक्शन जैसे सर्दी-खाँसी का वायरस है, वो किसी को भी सर्दी-खाँसी हो सकता है। तो जितनी भी फीमेल है, हम हैं, आप हैं या कोई भी फीमेल है, हर इंसान को एचपीवी का इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि इन्फेक्शन होता है और वो छूट जाता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो और वो परसिस्ट कर जाए, मतलब परसिस्टेंट एचपीवी इन्फेक्शन अगर रहेगा, तो वो इस चीज़ को मतलब कैंसर को या फिर और भी जो डिज़ास्टरस चीज़ है वो उसको पैदा करता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि किन लोगों को ज़्यादा मतलब कौन लोग ज़्यादा प्रोन हैं, तो इसमें सबसे पहला लिस्ट में आता है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। उसके बाद अर्ली एज ऑफ मैरिज या अर्ली एज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स की जिनकी हिस्ट्री रहती है, उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स जिनको पहले से कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है या फिर ऐसी फीमेल्स जो पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, जैसे कि एचआईवी की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, तो उन लोगों में इनके चांस ज़्यादा रहते हैं। स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है मतलब कैंसर और एचपीवी इन्फेक्शन के लिए। सबसे पहले कि अगर आपको जैसे अगर हम लोग को सर्दी-खाँसी है, तो हम लोग सामने से देख लेते हैं कि हाँ, नाक से पानी आना बंद हो गया या कुछ हो गया, तो वो ठीक हो गया। तो उसी तरह अगर हम लोगों को वहाँ चूँकि एचपीवी वैक्सीन जेनिटल रीजन को अफ़ेक्ट करता है, तो वहाँ का जाँच होना होगा, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में फीमेल को समझाने के लिए बोलते हैं कि बच्चेदानी के मुँह का पानी, यानी कि पैप स्मीयर की जो जाँच होती है, उससे ये पता चल सकता है कि आपका जो मतलब क्या वहाँ पर का कोई इन्फेक्शन तो नहीं। और अच्छा अगर आपको जानना है तो हम लोग को एचपीवी का इन्फेक्शन का भी हम लोग जाँच करते हैं। तो जैसा कि रिकमेंडेशन है कि ऐसे 21 से 30 इयर्स की फीमेल्स को पैप स्मीयर कराना चाहिए हर 3 साल पे और 30 इयर्स के अबव की पेशेंट को एचपीवी का भी टेस्ट कराना चाहिए। अगर आप दोनों करा रही हैं मतलब पैप स्मीयर भी करा रही हैं और अगर एचपीवी भी करा रही हैं, तो आप 5-5 इयर्स के इंटरवल पे इसे करा सकती हैं। और मतलब ये अगर आप कराइएगा तो मतलब एक प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है। आपका आप इसका आराम से स्क्रीनिंग कर सकती हैं और अगर आप स्क्रीनिंग कराएँगी तो वो बेटर है क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि हमको ये बीमारी है, तो उसका आप पहले ही इलाज कर देंगी। जैसे कि मतलब कि इतना मतलब ये स्लो ग्रोइंग है ना कि बोलता है कि अगर आपको इन्फेक्शन और आपको कैंसर होना है, तो कम से कम 10 साल लगता है। तो इस बीच में अगर आपका डिटेक्ट हो जाएगा तो आप इससे बच सकती हैं। और जहाँ तक रहा बचने की बात, तो इसका तो सबसे पहले बचने का है कि आप सबसे पहले प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन बोलते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। सबसे पहले है कि हम लोग रिस्क फैक्टर से ही बचें। मान लीजिए कि रिस्क फैक्टर है, तो क्या करेंगे हम उसका स्क्रीनिंग कराते रहेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने भी कहा एचपीवी वैक्सीन, तो वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक ऐसा वायरस है जो कहीं पर जाके इन्फ्लेमेशन नहीं कराता है। जैसे मान लीजिए टॉन्सिलाइटिस होता है, टॉन्सिल का इन्फेक्शन होता है, तो क्या होता है वो टॉन्सिल रेड-रेड दिखाई देता है। लेकिन सबसे दिक्कत का बात ये है कि ये इन्फेक्शन जो है वो कोई इन्फ्लेमेशन नहीं कराता है, कोई रेडनेस नहीं कराता है। मतलब एकदम शांत वाला इन्फेक्शन है, आपको हो भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, जब ये थोड़ा ज़्यादा इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि
खास करके एचपीवी ही नहीं, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में फीमेल कंप्लेन करती है कि उनको बहुत ज्यादा ईचिंग हो रहा है या फिर वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा मतलब एबनॉर्मल ब्लीडिंग का भी कंप्लेन बोलती है, और खास तौर पे ये कंप्लेन बोलती है कि मतलब जब पति के साथ रहते हैं तो मुझे ब्लीडिंग का शिकायत है, जिसको हम लोग पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग कहते हैं, इसका भी बहुत ज्यादा शिकायत लेके आती हैं। ये तो हो गया जो मतलब रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स है जो मेंस्ट्रुएट कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी फीमेल है जो पोस्ट मेनोपॉजल हैं, जैसे कि मेनोपॉज हो चुका है, महीना उनका रुक चुका है, उसके बाद वो कंप्लेन करेंगी कि हाँ मुझे मतलब जब कैंसर के स्टेज में पहुंच जाएंगी तो वो कंप्लेन करेंगी कि मुझे फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, महकता हुआ डिस्चार्ज नीचे से आ रहा है, मुझे ब्लीडिंग हो रहा है, स्पॉटिंग हो रहा है। तो ये सब कंप्लेन वो फीमेल्स करती हैं। जहां तक मेल का सवाल रहा तो उसमें भी बहुत मुश्किल है डिटेक्ट करना। मतलब अगर आप उसका जांच नहीं करा रही है तब तक नहीं पता चल पाएगा। कि एचपीवी जो वैक्सीन है उसका कम से कम 150 सब टाइप है, मतलब इतने टाइप का होता है। और इंटरेस्टिंगली सारा सब टाइप कैंसर या वार्ड्स नहीं कराता है इसमें। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एचपीवी का जो 6 और 11 टाइप रहता है वो मतलब बिनाइन लीजन, जैसे वार्ड्स हो गया, कॉन्डाइलमा हुआ, वो कराता है। लेकिन कुछ स्ट्रेंस होता है जो कैंसर ज्यादा कराता है, जैसे हुआ 16 हुआ, 18 हुआ, 31 हुआ, 33 हुआ। तो जो हम लोग का वैक्सीन है वो सारे के खिलाफ नहीं है, जैसे कि पहले आता था। ये वैक्सीन मेल्स को और फीमेल्स बच्चियों को 9 साल से 14 साल के बीच में पड़ जाना चाहिए। तो ये सबसे बेटर टाइम है। कब बेटर क्यों? क्योंकि उसके पहले वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहती हैं। अगर आप पहले दे दीजिएगा तो क्या होगा कि उनसे वो बच सकेंगे। इसके अलावा अब हम लोग बोलते हैं कैचअप, तो 26 ईयर्स तक हम लोग इसको वैक्सीनेट कर सकते हैं फीमेल्स को। उसके बाद बोलते हैं एक्सटेंडेड, तो 45 ईयर्स, मतलब कि बेटर है कि आप 9 से 14 में लीजिए, लेकिन आप इसको 45 ईयर्स तक ले सकती हैं। अभी तक जो रिकमेंडेशन है, जैसे कि बच्चियों में 9 से 14 साल तक 2 डोज देना है, और जो 14 साल से ऊपर के जो भी हैं उनको 3 डोज देना होता है, ठीक है? तो अगर 9 टू 14 में अगर आप 2 डोज ले रही हैं तो वो अभी तक का जो रिसर्च हुआ है और अभी तक जो वैक्सीन का मतलब के बारे में जो भी ट्रायल्स हुए हैं उसके हिसाब से और लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये फ्यूचर ही बताएगा कि नया क्या कुछ खोज हो या फिर कुछ हो तो अगर एक्सटेंड करना पड़े। लेकिन अभी तक के हिसाब से अगर आप 2 डोज ले रही हैं 9 टू 14 ईयर्स में तो वो बेटर है। यहाँ तक कि ये भी डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि 1 डोज इज एट गुड एट 2 डोज, मतलब कि अगर 1 डोज भी कम से कम आप ले रही हैं तो वो भी आपका 99% जो है वो उसको रेट को कम कर देगा, इन्फेक्शन के रेट को।